हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यह वीडियो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का सीरीज नंबर 8 है। अगर आपने इससे पहले के वीडियो को नहीं देखा है तो उसे भी एक बार देख लीजिए। आज हम लोग इस वीडियो में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज। तो हम लोग समझेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज होता क्या है। तो सपोज दैट हम एक सिस्टम कंसीडर करते हैं और उस सिस्टम पर क्या है, बहुत सारा चार्ज को हम लोग कंसीडर करके चलते हैं। सपोज दैट एक सिस्टम है, उस सिस्टम में 5 चार्ज है। एक आपका Q1 है, दूसरा Q2 है, तीसरा Q3 है, चौथा Q4 है और फिफ्थ में क्या है, Q5 है। अब क्या होगा, तो Q1 और Q5 के बीच में भी फोर्स लगेगा, Q1 और Q4 के भी बीच में फोर्स लगेगा, Q1 और Q3 के बीच में भी लगेगा, Q2 और Q1 के बीच में भी लगेगा। इसी तरह Q4 Q5 के बीच में लगेगा, Q2 Q5 के बीच में लगेगा। मतलब सब में फोर्स लगते रहेगा आपस में। तो हम लोग एक पार्टिकुलर चार्ज क्या चुने, Q1 पर कितना फोर्स लगेगा। तो Q1 पर कौन कौन लगा सकता है, Q2 लगा सकता है, Q5 लगा सकता है, Q4 लगा सकता है और Q3 लगा सकता है। दैट मीन्स Q1 पर जो टोटल फोर्स होगा वो टोटल फोर्स क्या होगा, Q5 के कारण लगने वाला फोर्स, Q4 के कारण लगने वाला फोर्स, Q3 के कारण लगने वाला फोर्स और Q2 के कारण लगने वाला फोर्स का क्या होगा, वेक्टर सम के बराबर होता है। ठीक है। और जो सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज है वो कौन सा प्रिंसिपल पर काम करता है, तो सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज का प्रिंसिपल क्या है, तो इसका प्रिंसिपल है कि द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस is unaffected by the presence of other charges. That means Q1 और Q5 के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो फोर्स पर Q4 Q3 और Q2 का कोई इफेक्ट नहीं होगा। यही क्या है, सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज का प्रिंसिपल क्या है कि द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज अनअफेक्टेड विद द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। उसी तरह Q4 और Q1 के बीच में लगने वाला फोर्स का Q3 Q2 और Q5 से कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है। और किसी भी चार्ज पर जो टोटल फोर्स होगा, टोटल फोर्स क्या होगा, बाकी जितना भी चार्ज है उसके कारण इस चार्ज पर लगने वाला फोर्स का वेक्टर सम के बराबर होता है। ठीक है। अगर एग्जाम में सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज आ जाएगा तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो उसको लिख सकते हैं कि according to principle of superposition, total force on any charges, टोटल फोर्स ऑन एनी चार्ज किसके कारण, ड्यू टू ए नंबर ऑफ अदर चार्जेस एट रेस्ट, इज क्या होता है, is equal to the vector sum of all the forces, acting on that charge due to अदर चार्जेस। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बताता है कि टोटल फोर्स ऑन एनी चार्ज, किसी भी चार्ज का जो टोटल फोर्स होगा किसके कारण, ड्यू टू ए नंबर ऑफ अदर चार्जेस, अलग अलग चार्ज के कारण किसी एक चार्ज पर जो टोटल फोर्स होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, किसके बराबर होगा, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट चार्ज ड्यू टू अदर चार्ज है। मतलब उस चार्ज पर अलग अलग चार्ज के कारण जो फोर्स लगेगा उस फोर्स का वेक्टर सम के
बराबर होता है। और इसका प्रिंसिपल क्या होता है, तो इसका प्रिंसिपल बताता है कि दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा उस फोर्स पर बाकी दूसरे चार्ज का कोई इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अगर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को डिराइव एक्सप्रेशन में लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, तो हम लोग मान के चलेंगे कंसीडर n चार्जेस, क्या क्या मान लेंगे, Q1 Q2 Q3 डॉट 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 कहाँ क्या मान लेंगे, Qn तक। ठीक है, प्लेस एट वैक्यूम, वो सबको कहाँ पर रखेंगे, वैक्यूम में। दैट मींस एक डायग्राम से इसको रिप्रेजेंट करने का कोशिश करते हैं। सपोज दैट यहाँ पर क्या है, एक चार्ज है जिसका Q1 है, एक दूसरा चार्ज ले लेते हैं जिसका नाम Q2 है, और एक तीसरा चार्ज ले लेते हैं जिसका नाम क्या है, Q3 है। या फिर इसको मान के चलते हैं Q2 और इसको क्या मान के चलते हैं, Q3। आप इसमें से किसी को भी मान सकते हैं। तो हम लोग मान के चलते, इस तरह को बहुत सारा रहेगा, n तक जाएगा। तो हम लोग मान के चलते हैं कंसीडर n पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Qn प्लेस्ड एट वैक्यूम एट पॉइंट, इस पॉइंट पर रखा गया है whose position vector with respect to origin O, origin O के रिस्पेक्ट में सबका जो पोजीशन वेक्टर है उसको कंसीडर करके चलते हैं, कि मान के चलते हैं कि Q1 का पोजीशन वेक्टर क्या R1। उसी तरह Q2 का होगा, तो मान के चलते हैं कि जो Q2 है उसका पोजीशन वेक्टर, इसको क्या मान लिए, R2। उसी तरह Q3 है, Q3 का पोजीशन वेक्टर, इसको क्या मान लिए, R3। अब क्या होगा, Q1 पर टोटल फोर्स निकाल रहे हैं, तो Q2 एक बार Q1 पर फोर्स लगाएगा और Q3 एक बार Q1 पर क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। अब देखो Q2 भी पॉजिटिव है, Q1 भी पॉजिटिव है, तो दोनों के बीच में फोर्स लगेगा, और ये फोर्स कैसा होगा, रिपल्सन, दैट मींस इसको इधर करेगा। तो फोर्स किस पर लग रहा है, 1 पर, किसके कारण, 2 के कारण। तो इस फोर्स का नाम क्या हो जाएगा, F12। ठीक है, अब Q2 और Q1 के बीच में कुछ सिमिलरली Q3 क्या करेगा, Q1 पर फोर्स लगाएगा, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों के बीच में क्या लगेगा, रिपल्सन लगेगा। किस पर लग रहा है, 1 पर, किसके कारण, 3 के कारण। तो इस फोर्स को क्या बोलेंगे, F13। ठीक है, अब ये दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो Q1 पर लग रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, F1। ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। अब क्या हो गया कि जब Q2 और Q1 के बीच में फोर्स लगेगा तो उसके बीच का डिस्टेंस होना चाहिए, तो उसके बीच का डिस्टेंस को मान के चलते हैं 1 और 2, तो R12 मान लेते हैं, और Q1 और Q3 के बीच का डिस्टेंस को क्या मान लेते हैं, R13। अब जब ये फोर्स है तो फोर्स का तो वेक्टर फॉर्म पढ़े हैं, तो उसका यूनिट वेक्टर होगा, तो R12 को रिप्रेजेंट कौन करेगा, R12। उसी तरह R13 को रिप्रेजेंट कौन करेगा, R13। ठीक है, तो मेरा डायग्राम बन गया। तो हम लोग डायग्राम क्या, कोई फिगर के बारे में क्या लिख सकते हैं, कंसीडर n पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 Q3 placed at vacuum at point whose position vector with respect to O is R1 R2 and R3। ठीक है, अब क्या होगा, Q1 और Q2 के बीच में दोनों पॉजिटिव है, तो Q2 और Q1 के बीच में रिपल्सन फोर्स लगेगा, तो रिपेल इसको इधर कर रहा है, तो 1 और 2 के बीच में लग रहा है, दैट मींस 1 पर लग रहा है, किसके कारण, 2 के कारण, तो इसका नाम रख दिया F12। और Q2 और Q1 के बीच का डिस्टेंस को मान लिया 1 2, जिसको रिप्रेजेंट करके कौन कर रहा है, R12। उसी तरह Q1 और Q3 के बीच का डिस्टेंस को मान लिया R वेक्टर 1 3, और इसका डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, 1 3। और Q1 और Q3 के कारण Q1 पर फोर्स लग रहा है, इसलिए 1 3, दोनों का फिर रिपल्सन होगा, तो इसका डायरेक्शन इधर चला गया। एक वेक्टर आपका ऐसा चला गया, एक वेक्टर आपका ऐसा चला गया, तो दोनों का रिजल्टेंट डायगोनल ड्रॉ करेगा, तो ये इसको क्या बता रहा है, रिजल्टेंट फोर्स F। ठीक है, अब लोग लिख सकते हैं फ्रॉम कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ से क्या निकाल सकते हैं, फ्रॉम, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज, from principle of
प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज से क्या होगा, तो टोटल फोर्स F1 है, तो F1 किसके बराबर होगा, F12 प्लस F13। अगर हम लोग n टर्म तक जाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, F1n। ठीक है, अब हम लोग कूलम्ब्स लॉ लिख सकते हैं, फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ। लेकिन कूलम्ब्स लॉ से कौन बोला, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ में क्या पढ़े हैं कि दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स, तो हम लोग अभी 1 और 2 के बीच में लग ले रहा है, तो 1 और 2 के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, F12। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो F1 और 2 के बीच का डिस्टेंस क्या है, तो F1 और 2 के बीच का डिस्टेंस R12 का स्क्वायर, और इसको रिप्रेजेंट कौन करेगा, R के 1 2। उसी तरह F13 निकालते तो यहाँ पर क्या हो जाता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 1 3 का स्क्वायर R के 1 3। फिर 1 4 का निकालते हैं तो सिमिलरली यहाँ पर 4 हो जाता है, कंटिन्यू चलते जाता है। अब हम लोग क्या जानते हैं कि यूनिट वेक्टर पढ़े हैं कि यूनिट वेक्टर m के बराबर क्या होता है, गिवन वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। अब हमको क्या करना होगा, तो इसको तोड़ना होगा, तो R12 का वैल्यू कितना होगा उसको फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो इसका पोजीशन वेक्टर इस तरह से एरो है, एक हम लोग इसको अलग से इसको डायग्राम बना लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर O है, यहाँ पर R1 सॉरी इसका पोजीशन वेक्टर तो R1 है, ये वाला वैल्यू क्या R1 है। ठीक है, एक ऐसा गया है जिसका वैल्यू R क्या 2 है, और एक ऐसा गया है जिसका वैल्यू क्या R वेक्टर 1 2 है, ये R1 है। अगर तीनों में अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर 11 प्लस कंसीडर करेंगे, तो रिजल्टेंट वेक्टर कौन होता है, इसका नाम देते हैं O, इसका नाम A, इसका नाम B। तो रिजल्टेंट वेक्टर कौन हो जाएगा OA, तो A क्या होगा, बाकी दो वेक्टर के सम के बराबर होगा, दैट मींस OB प्लस BA के बराबर। तो हमको इसी का वैल्यू चाहिए ना, तो OA का वैल्यू कितना R1, OB का कितना है R2 प्लस BA का कितना है R1 2। अगर 1 2 का चाहिए तो प्लस में धराएगा तो क्या आ जाएगा माइनस, दैट मींस R12 का वैल्यू क्या हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ठीक है, तो अगर इसको ये तो आपका आ गया, अगर इसको हम पोजीशन वेक्टर के रिस्पेक्ट में तोड़ेंगे तब कैसे लिख सकते हैं, तो और करके लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 को क्या लिख सकते हैं, तो R12 को लिख सकते हैं R1 माइनस R2 का स्क्वायर। सिमिलरली गिवन वेक्टर को तोड़ेंगे, यूनिट वेक्टर को तोड़ेंगे इसमें गिवन वेक्टर बटा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, तो इसका गिवन वेक्टर क्या हो जाएगा, दैट मींस R कैप 1 2 के लिए गिवन वेक्टर क्या हो जाएगा R वेक्टर 1 2 बटा मैग्नीट्यूड ऑफ R1 2। तो इसी को तो हम लोग लिख सकते हैं 1 2 को कैसे लिख सकते हैं, तो 1 2 को लिख सकते हैं R1 माइनस R2, फिर इसको लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ R1 माइनस R2। तो इसलिए इसको तोड़ के तब क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं गिवन वेक्टर दैट मींस R1 माइनस R2 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R1 माइनस R2। जब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तब कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2। अब ये स्क्वायर था प्लस एक तो R क्यू हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा गिवन वेक्टर R1 माइनस R2। ठीक है, उसी तरह अगर 1 और 3 के बीच में लगते हैं तो यहाँ पर 1 होता है, यहाँ पर 3 हो जाता है, फिर यहाँ पर भी 1 होता है, यहाँ पर 3 होता है। 1 और 4 के बीच में लगते हैं तो यहाँ पर 4 हो जाता है, यहाँ पर भी 4 हो जाता है, यहाँ पर भी क्या होता है 4 हो जाता है। 1 और 5 के बीच में तो यहाँ 5, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5 होते जाता है। ठीक है, तब इसको हम लोग टोटल निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं, तो इसको हम लोग तब टोटल लिख सकते हैं, तो इसको दो तरीका से लिख सकते हैं, एक आपका डायरेक्शन के हिसाब से लिख सकते हैं और दूसरा उसका पोजीशन वेक्टर के हिसाब से। इसलिए तो हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए टोटल फोर्स F1 इक्वल टू क्या हो जाता है, तो F1 इक्वल टू होता है F12 प्लस F13
और डॉट 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 प्लस F1N, इतना आ जाता। तो F12 का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। F1 अगर सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर R कैप 12। फिर जब F3 का निकालते हैं तो सिमिलरली निकल जाता है 1/4 का एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 हो जाता है, यहाँ पर होता है R स्क्वायर 1 3 R कैप 1 3 प्लस डॉट 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 n तक जाते तो क्या हो जाता, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn अपॉन R स्क्वायर 1n R कैप 1n हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम लोग सब को ले लेते तो सब में क्या होता है, कॉमन वैल्यू आ जाता। तो कॉमन क्या निकलेगा, ये वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा, कॉमन निकल जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर क्या बचता, Q2 R स्क्वायर 1 2 R कैप 1 2 प्लस Q3 R कैप 1 3 R स्क्वायर 1 3 प्लस डॉट 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 प्लस Qn R स्क्वायर 1n R कैप 1n। ठीक है, तो सब एड में है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सब का समेशन है तो समेशन कर दिए, Q कर दिए। अब यहाँ I का वैल्यू कितना होगा, 2 से शुरू होगा और कहाँ तक चला जाएगा, n तक। तो यहाँ पर क्या हो जाता, Q I हो जाता, R कैप 1 I हो जाता, R स्क्वायर 1 I हो जाता। जब 2 पुट करेंगे तो सब जगह 2 पुट होते जाएगा, 3 लेंगे तो सब जगह 3 पुट होते जाएगा, 4 लेंगे तो सब जगह 4 पुट होते जाता। ये तो सिर्फ किसमें लिखे, डायरेक्शन के फॉर्म में। अगर आपको पोजीशन के फॉर्म में लिखना होता तो हम लोग इसके हिसाब से लिखते हैं, तब पोजीशन के हिसाब से टोटल फोर्स कितना हो जाता, तो पोजीशन के हिसाब से टोटल फोर्स F इक्वल टू क्या हो जाता, और इन द फॉर्म ऑफ पोजीशन, इन द फॉर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर, इन द फॉर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में क्या होता है, तो टोटल फोर्स फिर से F1 हो जाता है। तो F1 इक्वल टू क्या होता है, सिमिलरली F12 प्लस F13 प्लस डॉट 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 प्लस F1n, इतना हो जाता। तो अब हम लोग देखते हैं, जब पोजीशन वेक्टर में लिखेंगे तो F12 का वैल्यू कितना निकला था, F12 का वैल्यू ये है, तो इतना पूरा पुट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 का पावर 3 R1 माइनस R2। ठीक है, फिर इसमें प्लस होता है, F13 का निकालते तो क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 का निकालते थे, यहाँ पर Q3 अपॉन R1 माइनस R3 का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाता, R1 माइनस R3 प्लस डॉट 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 n तक जाते तब क्या होता, तो हो जाता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn अपॉन मैग्नीट्यूड हो जाता R1 माइनस Rn का पावर 3, और यहाँ हो जाता R1 माइनस Rn, इतना हो जाता। फिर हम लोग इसमें कॉमन क्या लिखा सकते थे, तो इसमें हम लोग फिर से कॉमन निकाल सकते थे ये वाला पूरा पार्ट को। तो क्या हो जाता कॉमन, Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर क्या बचता Q2, और यहाँ हो जाता R1 माइनस R2 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R1 माइनस R2 का पावर 3 प्लस यहाँ पर हो जाता Q3, यहाँ होता R1 माइनस R3 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R1 माइनस R3 का क्यूब प्लस डॉट 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 n तक जाते, तो यहाँ पर क्या हो जाता है Qn, यहाँ हो जाता R1 माइनस Rn अपॉन
R1 माइनस Rn का पावर 3। ठीक है, फिर इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो इसको फिर उसी का फॉर्म में लिखेंगे। तो जब ऐड करते हैं तो इसको इस तरह कर सकते हैं, यहाँ हो जाएगा Q1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको ऐड कर रहे हैं तो समेशन दे देंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा Q I हो जाएगा, यहाँ होगा R1, ये तो चेंज नहीं होगा, माइनस R I हो जाएगा अपॉन, यहाँ पर क्या हो जाएगा R1 माइनस RI का पावर 3, और यहाँ I कहाँ से शुरू होगा, 2 से, खत्म कहाँ पर होगा, N से। जब 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर भी 2 होगा, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 होगा। जब 3 पुट करेंगे तो यहाँ पर भी 3 होगा, यहाँ पर भी 3 होगा, यहाँ पर भी 3 होगा। जब आप 4 पुट कीजिएगा तो यहाँ पर भी 4 होगा, यहाँ पर भी 4 होगा, यहाँ पर भी 4 होगा। ठीक है, तो इस तरह से जब हम लोग पोजीशन वेक्टर में निकालेंगे तो टोटल फोर्स का वैल्यू इतना होगा, और सिंपल फॉर्म में निकालेंगे तो जो पहले बताया गया था, यही क्या था, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।